तपती दोपहरिया में जब सूरज की किरणें घर के छोटे से आंगन में लगे नीम के पेड़ से छनकर आ रही थी, तब देव की रसोई की खिड़की से बाहर देखती हुई अपनी इकलौती बेटी सुनिधि के सुनहरे भविष्य के ताने बाने बुन रही थी। पुराना कूलर अपनी पूरी ताकत से हवा फेंक रहा था, लेकिन कमरे के भीतर की उमस और देवकी के दिल की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मेज पर बिछी चादर को अपने कांपते हाथों से ठीक करते हुए उन्होंने गहरी सांस ली। तभी रसोई से पानी का ठंडा गिलास लेकर सुनिधि कमरे में दाखिल हुई। सुनिधि लंबा कद, तीखे नैन नक्श और आंखों में एक अजीब सी चमक जो उसकी बौद्धिक आज़ादी और आत्मनिर्भरता को बयां करती थी। देवकी ने पानी का गिलास मेज पर रखा और सुनिधि का हाथ थामते हुए धीमे से कहा, सुनिधि बेटा, अब तुम्हारी उम्र शादी के लायक हो गई है। कब तक इस तरह अपनी पढ़ाई, डिग्रियों और इस प्राइवेट नौकरी के पीछे भागती रहोगी? घर बसाने की भी एक उम्र होती है। समाज में लोग मुझसे पूछने लगे हैं कि देवकी, अपनी बेटी के हाथ पीले कब कर रही हो? सुनिधि के पैर वहीं ठिठक गए। उसके चेहरे की कोमलता गायब हो गई और उसने अपनी घनी भौहें सिकोड़ते हुए थोड़ा मुंह बिचकाकर कहा, शादी यानी बर्बादी। माँ, तुमने फिर वही पुराना घिसा पिटा सामाजिक राग छेड़ दिया। मुझे समझ नहीं आता कि लोग एक खुशहाल, आज़ाद और आत्मनिर्भर जिंदगी को जबरन इस सामाजिक पिंजरे में क्यों ढकेलना चाहते हैं। क्या एक औरत का वजूद किसी पुरुष के नाम के बिना अधूरा है? देवकी ने एक लंबी ठंडी सांस ली। उनकी बूढ़ी और थकी हुई आंखों में सालों पुराना वो दर्द तैर गया जो उन्होंने अकेलेपन की तपती धूप में झेला था। उन्होंने सुनिधि के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, अच्छे परिवार भी हैं। पुरुष सिर्फ बंधन नहीं होता, कभी कभी वो सुरक्षा और संबल भी बनता है। लेकिन माँ, मुझे किसी अच्छे आदमी की खोज नहीं है और ना ही मुझे किसी की बैसाखी चाहिए। सुनिधि ने अपनी माँ की गोद में अपना सिर रखते हुए बेहद लाड और दृढ़ता से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। अब जब मैं कमाने लगी हूँ, इस काबिल हुई हूँ कि तुम्हारा ध्यान रख सकूँ, तो तुम मुझे खुद से दूर क्यों करना चाहती हो? मैं तुम्हारी इस थकी हुई मुस्कान का सहारा बनना चाहती हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी तीसरे शख्स की ज़रूरत नहीं है जो आकर मुझे बताए कि मुझे कैसे जीना है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहती। देवकी ने स्नेह भरी दृष्टि से अपनी बेटी के बिखरे बालों को संवारा। लड़कियां तो चिड़ियों की तरह होती हैं, उन्हें एक ना एक दिन अपने घोंसले से उड़ना ही पड़ता है। माँ बाप हमेशा के लिए छत्रछाया नहीं बन रह सकते। सुनिधि झटके से उठ बैठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कड़वाहट और विद्रोह था जो सालों से उसके भीतर पड़ रहा था। माँ, मुझे इन खोखली रस्मों रिवाजों और इस तथाकथित विवाह संस्था पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ये सब सिर्फ औरतों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का एक जरिया है। तुम खुद अपनी ज़िंदगी को क्यों नहीं देखती? शादी के बाद पापा से तुम्हें कौन सा सुख मिला? उन्होंने तो तुम्हें किसी और औरत की खातिर महज एक मामूली कागज़ के टुकड़े पर तलाक देकर बीच मझधार में। सुनिधि, देवकी की आवाज़ में एक कांपती हुई डांट थी। उनका पूरा शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी आंखें तुरंत दूसरी तरफ घुमा ली ताकि सुनिधि उनके आंसुओं को ना देख सके। बरसों पुराने जख्म से जब समाज या कोई अपना पपड़ी हटाता है तो दर्द असहनीय हो जाता है। अपने आंसुओं को साड़ी के पल्लू के कोने से छिपाते हुए वे भारी और भर्राई आवाज़ में बोली, अरे छोड़ो इन बीती बातों को। इस शुभ घड़ी में ऐसी बातें नहीं करते। जो बीत गया वो मेरी तकदीर थी। और फिर लड़कियां तो होती ही हैं पराया धन। देखना, जब तुम अपने ससुराल जाओगी तो वहाँ के प्यार, नए रिश्तों और जिम्मेदारियों में इतनी खो जाओगी कि इस माँ की तुम्हें याद भी नहीं आएगी। देवकी ने भावुक होकर सुनिधि को अपनी बाहों में भींच लिया और उसके माथे को चूम लिया। वे सुनिधि को अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी। आज पूरे 20 साल हो गए थे उन्हें अपने पति से अलग हुए। जब ये भयानक हादसा हुआ था तब सुनिधि महज 7 साल की एक मासूम बच्ची थी जो सिर्फ अपनी माँ की सिसकियाँ सुन सकती थी, लेकिन उनका दर्द समझने के काबिल नहीं थी। तब से लेकर आज तक देवकी ने सुनिधि को पिता की कमी का एहसास तक नहीं होने दिया था। वह उनकी बेटी ही नहीं बल्कि उनके जीवन के हर उतार चढ़ाव की इकलौती गवाह और सुख दुख की साथी थी।
देव की स्थानीय सरकारी स्कूल में मामूली वेतन पर शिक्षिका थी। जब उनके पति ने उन्हें छोड़ा था तब उनके पास रहने को छत तक नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी इस छोटी सी नौकरी से उन्होंने जो कुछ भी कमाया उसका एक एक पैसा उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश, उसकी उच्च शिक्षा और उसकी सुख सुविधाओं पर न्यौछावर कर दिया था। सुनिधि को महंगे और प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाया। उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशें, हर किताब, हर शौक़ को बिना मांगे पूरा किया। खुद भले ही हर त्योहार पर पुरानी फीकी पड़ चुकी साड़ी पहन ली, लेकिन सुनिधि के कपड़ों और उसकी ज़रूरतों में कभी कोई कमी नहीं आने दी। देवकी ने अपनी ज़िंदगी के सुखों का गला घोट दिया था ताकि उनकी बेटी का आत्मविश्वास समाज के सामने कभी कम ना हो। सुनिधि आज के नए ज़माने की बेहद आज़ाद और आधुनिक ख्यालों वाली लड़की थी। उसकी परवरिश भले ही एक छोटे से घर में हुई थी, लेकिन उसका वैचारिक परिवेश बेहद खुला और आधुनिक था। देवकी ने उस पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, ना कभी देर से आने पर टोका, ना कभी लड़कों की तरह सोचने पर पाबंदी लगाई। सुनिधि ने भी अपनी माँ को हमेशा एक चट्टान की तरह सामाजिक तूफानों से संघर्ष करते देखा था। वो बहुत अच्छी तरह से ये बात जानती थी कि चाहे कुछ भी हो, उसकी माँ कितनी भी तकलीफ़ में क्यों ना हो, वे कभी उसके सामने रोएंगी नहीं। एक शाम जब आसमान में लालिमा छा रही थी और परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे, देव की हाथ में एक मिठाई का डिब्बा और एक रंगीन मैरिज ब्यूरो की पत्रिका लेकर घर आई। उनकी थकी हुई आंखों में आज एक अनोखी चमकीली उम्मीद थी। सुनिधि, ओ सुनिधि, जल्दी आ बेटा, देख मैं क्या लाई हूँ। देवकी ने हाँफते हुए कमरे की तरफ आवाज़ दी। सुनिधि अपने कमरे से लैपटॉप बंद करके बाहर आई। क्या हुआ माँ, इतनी खुश क्यों हो? कोई लॉटरी लगी है क्या? लॉटरी से भी बढ़कर है बेटा, आज मेरा सालों पुराना सपना पूरा होने की राह पर है। देवकी ने मिठाई का डिब्बा मेज पर रखते हुए कहा, ये देख, आकाश नाम के लड़के का रिश्ता आया है। लड़का बहुत ही सुलझा हुआ, संस्कारी और पढ़ा लिखा है। शहर की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर तैनात है। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हो? उसका परिवार बहुत बड़ा, संभ्रांत और भरा पूरा है। उसके माँ बाप हैं, एक बड़े भैया भाभी हैं और एक 85 वर्ष की दादी भी है जो पूरे घर की बुजुर्ग है। सुनिधि का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने अपनी बाहें सिकोड़ ली। माँ, तुम फिर वही शादी की बात लेकर बैठ गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। देवकी ने इस बार सुनिधि को डांटने के बजाय बेहद भावुक रुख अपनाया। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े और उनका गला भर आया। उन्होंने सुनिधि का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, बेटा तू क्यों नहीं समझती? मैंने तुझे लेकर कितने सपने संजो रखे हैं। तू कब तक मेरे इस सूने छोटे से घर में मेरी परछाई बनकर रहेगी? एक ना एक दिन तो मुझे भी इस दुनिया को अलविदा कहना ही होगा। फिर तुम अकेली इस मतलबी और क्रूर दुनिया में अपनी ज़िंदगी कैसे काटोगी? जब कोई सुख या दुख बांटने वाला नहीं होगा, तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। क्या तू अपनी माँ को शांति से मरने भी नहीं देगी? माँ के इन आंसुओं, उनके इस भावनात्मक बिखराव के आगे सुनिधि का सारा विद्रोह, उसकी सारी आधुनिक सोच और डिग्रियां धरी की धरी रह गई। वो अपनी माँ को और ज़्यादा तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। उसने भारी मन से एक गहरी उदासी के साथ शादी के लिए हाँ कह दी, लेकिन उसका अंतर्मन अब भी कह रहा था कि वो किसी अनजाने दलदल की तरफ बढ़ रही है। शहर के सबसे पौश और पुराने इलाके में एक आलीशान 2 मंजिला पुश्तैनी हवेली नुमा मकान था। ये मकान था आकाश के परिवार का, जो शहर में अपनी धन दौलत और उच्च संस्कारों के लिए जाना जाता था। आकाश एक लंबा, सुदर्शन और आधुनिक दिखने वाला युवक था। वो अपनी कंपनी में जितना कड़क और प्रोफेशनल मैनेजर था, घर के भीतर वो उतना ही अपनी माँ कल्याणी और पिता अमरनाथ के फैसलों के आगे नतमस्तक रहने वाला बेटा था। उसके जीवन में उसके बड़े भाई संजीव और भाभी भावना का भी गहरा दखल था। संजीव अपने पिता के बिजनेस को संभालते थे, जबकि भाभी भावना पूरे घर की व्यवस्था और संस्कारों के पहरे की इंचार्ज बनी हुई थी। इस पूरे परिवार की धुरी थी 85 वर्षीय दादी सास शांति देवी। शांति देवी पुराने ढर्रे, छुआछूत, कुंडली और अंधविश्वासों को ही जीवन का परम सत्य मानती थी। उनके कान अब बहुत कमज़ोर हो चुके थे,
लेकिन घर की सत्ता पर उनकी पकड़ मजबूत थी। जब आकाश ने अपने कमरे में सुनिधि की तस्वीर अपनी माँ कल्याणी को दिखाई तो उन्होंने अपनी नाक सिकोड़ ली। कल्याणी ने चाय का कप रखते हुए तीखे स्वर में कहा, आकाश, लड़की दिखने में तो सुंदर है, लेकिन उसकी माँ एक सिंगल मदर है, तलाकशुदा औरत की बेटी है ये। पता नहीं कैसे माहौल में पली बड़ी होगी। ऊपर से आजकल की पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा लड़कियां घरेलू कामकाज क्या जानेंगी। हमारे खानदान की मर्यादा संभाल पाएगी या नहीं, मुझे शक है। लेकिन तभी घर के मुख्य पंडित जी, जो काशी के बड़े विद्वान माने जाते थे, सुनिधि की कुंडली लेकर आए। उन्होंने कुंडली और सुनिधि की तस्वीर को ध्यान से देखा और बोले, कल्याणी जी, इस लड़की के ग्रह बहुत मजबूत है, और सबसे बड़ी बात, इस लड़की के माथे पर जो ये छोटा सा काला तिल है वो बहुत चमत्कारी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके छोटे पोते की शादी इस माथे पर तिल वाली लड़की से होगी तो दादी जी की दीर्घायु तय है, मृत्यु का संकट टल जाएगा और घर में लक्ष्मी का वास होगा। ये सुनते ही कमरे के कोने में पलंग पर बैठी दादी सास शांति देवी चहक उठी। उन्होंने अपनी लाठी हिलाते हुए ऊंचे स्वर में कहा, बस फिर तो मुझे यही बहू चाहिए। पंडित जी ने कह दिया तो बात पत्थर की लकीर है। अगर मेरी उम्र इस लड़की के आने से बढ़ती है तो रिश्ता पक्का समझो। दादी की इस अटूट जिद के आगे कल्याणी को अपने पैर पीछे खींचने पड़े, लेकिन उनके मन में सुनिधि और उसकी माँ के प्रति एक अनजानी कड़वाहट और ईर्ष्या ने जन्म ले लिया, जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। रिश्ता पक्का होने की खबर जैसे ही देवकी के छोटे से घर में पहुंची, खुशियों के साथ साथ उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें भी खिंच गई। आकाश का परिवार शहर का एक नामी और अमीर परिवार था। देवकी जानती थी, यदि शादी में कोई भी कमी रह गई तो समाज और लड़के वाले उनकी परवरिश पर उंगली उठाने में देर नहीं करेंगी। वे नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी को कभी ये सुनना पड़े कि एक अकेली माँ ने सादगी के नाम पर कंजूसी की। देवकी ने अपने जीवन के अंतिम पूंजी को समेटना शुरू कर दिया। उन्होंने बरसों से पाई पाई जोड़कर जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाई थी वो समय से पहले ही तुड़वा दी, लेकिन वो रकम भी उस आलीशान शादी के खर्चों के सामने कम पड़ रही थी। एक दोपहर जब सुनिधि अपने दफ्तर गई हुई थी तो देवकी ने अलमारी के सबसे गुप्त और सुरक्षित कोने में से एक मखमली डिब्बा निकाला। उस डिब्बे में उनकी खुद की शादी का आखिरी संचित धन था, एक सोने का भारी पारंपरिक हार और कंगन जो उनकी माँ ने उन्हें दिए थे। देवकी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उस हार को चूमा और सीधे सुनार की दुकान की तरफ चल दी। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी गहने भी बेच दिए ताकि वे आकाश के परिवार की हर मांग और शादी के भव्य इंतजामों को पूरा कर सके। शाम को जब सुनिधि घर लौटी और उसने अलमारी को खुला देखा तो वो सब समझ गई। उसने देवकी के हाथों को पकड़ लिया जो सोने के कंगन से सोने हो चुके थे। माँ, तुमने ये क्या किया? तुमने अपने आखिरी गहने भी बेच दिए, सिर्फ इस झूठी शान और दिखावे के लिए। मुझे ऐसी भव्य शादी नहीं चाहिए माँ। हम कोर्ट में या सादगी से मंदिर में भी शादी कर सकते थे। देवकी ने सुनिधि को अपने सीने से लगा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मेरी ज़िंदगी के असली गहने और सबसे बड़ी पूंजी तो तुम हो। इन बेजान सोने के टुकड़ों का मैं क्या करूँगी? मैं चाहती हूँ कि तुम जब इस घर की दहलीज से विदा हो तो तुम्हारा सिर समाज के सामने ऊंचा रहे। कोई ये ना कह सके कि एक माँ अपनी बेटी को सम्मान से विदा नहीं कर सकी। देवकी ने अपनी ममता के समंदर में अपना सब कुछ होम कर दिया था, लेकिन सुनिधि का दिल इस बात से बुरी तरह रो रहा था कि समाज की खोखली परंपराएं एक माँ के आंसुओं पर अपनी नींव रखती है। शादी की रस्में आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी थी। देवकी का छोटा सा घर गेंदे के फूलों और बिजली की रंग बिरंगी झालरों से सज चुका था। चुनिंदा रिश्तेदार, पड़ोसी और सुनिधि की दफ्तर की कुछ सहेलियां घर में जुटी हुई थी। आंगन में ढोलक की थाप पर पारंपरिक लोकगीत गाए जा रहे थे। सुनिधि को पीले रंग के सूट में पीढ़े पर बिठाया गया था। उसकी सहेलियां और चाचियां उसकी गोरी हथेलियों और गालों पर हल्दी का उपटन लगा रही थी। चारों तरफ हंसी मजाक और उल्लास का माहौल था, लेकिन सुनिधि का चेहरा पीला पड़ रहा था। उसका दिल किसी अनजाने गहरे डर से लगातार कांप रहा था। वो रह रहकर अपनी माँ देवकी को देख रही थी, जो पसीने से तरबतर हाथ में पानी की बोतलें और मेहमानों के लिए नाश्ते की प्लेटें लिए पागलों की तरह दौड़ भाग कर रही थी। देवकी के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा संतोष था।
तभी सुनिधि की सबसे पक्की सहेली नेहा ने उसके उदास चेहरे को भांप लिया। उसने सबके शोर शराबे के बीच सुनिधि के कान में झुककर फुसफुसाया, सुनिधि, क्या बात है यार, तू खुश तो है ना? आज तेरी हल्दी है और तेरा चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे तू किसी जंग पर जा रही हो। सुनिधि ने एक फीकी दर्द भरी मुस्कान के साथ नेहा की तरफ देखा और बेहद कम आवाज़ में कहा, पता नहीं क्यों नेहा, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी आज़ादी, अपनी पहचान और अपनी आत्मा को इसी छोटे से घर में पीछे छोड़ एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर जा रही हूँ जहाँ से लौटना नामुमकिन होगा। मैं सिर्फ अपनी माँ की इस बेबसी आंखों की खुशी के लिए जा तो रही हूँ, लेकिन मेरा अंतर्मन लगातार मुझे चेतावनी दे रहा है कि वहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। देवकी ने दूर से अपनी बेटी के इस गंभीर और उदास चेहरे को देखा। उन्होंने मन ही मन भगवान से मन्नत मांगी कि उनकी बेटी को दुनिया की हर खुशी मिले और उसका घर हमेशा आबाद रहे। लेकिन नियति ने कुछ और ही ताना बना बुन रखा था। आखिरकार वो शुभ और प्रतीक्षित दिन आ ही गया। शहर का सबसे बड़ा मैरिज हॉल रोशनी से इस तरह जगमगा रहा था जैसे कोई त्यौहार हो। आकाश अपनी डिज़ाइनर शेरवानी और सेहरे में बेहद सजीला और आधुनिक राजकुमार जैसा दिख रहा था। वहीं सुनिधि गहरे लाल रंग के भारी बनारसी लहंगे, गहनों और घूंघट में किसी साक्षात अप्सरा जैसी प्रतीत हो रही थी। विवाह मंडप में पवित्र अग्नि जल रही थी। पंडित जी के मंत्रोच्चार के बीच दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर 7 फेरे लिए। जब सुनिधि ने आकाश के मजबूत हाथ में अपनी नाजुक उंगलियां दी तो एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसकी सारी शंकाएं, सारे डर सिर्फ उसका वहम थे। आकाश ने फेरों के दौरान उसकी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराया था, जैसे वो कह रहा हो कि वो हमेशा उसका साथ देगा। लेकिन असली और सबसे दर्दनाक परीक्षा विदाई के वक्त शुरू हुई। जैसे ही शहनाई की धुन बाबुल की दुआएं लेती जा पर बदली, सुनिधि की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो अपनी माँ देवकी के गले लग गई। देवकी जो पिछले 3 दिनों से पत्थर बनी हुई थी, इस वक्त खुद को संभाल नहीं पा रही थी और फूट फूट कर रोने लगी। माँ बेटी का ये अलगाव देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। देवकी ने कांपते हाथों से आकाश का हाथ थामा और सिसकते हुए कहा, बेटा, मेरी सुनिधि बहुत नाजुक है। उसने आज तक सिर्फ प्यार और आज़ादी देखी है। उसकी किसी भूल को दिल से मत लगाना। मेरी इस अनमोल पूंजी का ख्याल रखना। आकाश ने बड़े ही आदर से देवकी के पैर छुए और सिर हिलाकर आश्वासन दिया। लेकिन तभी पीछे खड़ी उसकी माँ कल्याणी देवी ने अपनी घड़ी देखी और रूखे स्वर में कहा, अब चलिए भी देवकी जी, मुहूर्त निकला जा रहा है। रोना धोना तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा। सुनिधि भारी और डगमगाते कदमों से फूलों से सजी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, सुनिधि की सिसकियाँ और उसकी माँ का सूनापन रात के सन्नाटे को चीरने लगा। लगातार सफ़र और भारी कपड़ों के बोझ के बाद गाड़ी जब आकाश के पैतृक घर के सामने रुकी तो भोर की पहली किरण आसमान में फूट रही थी। चिड़ियाँ चहचहा रही थी, लेकिन सुनिधि का दिल किसी भयानक अनहोनी की आशंका से लगातार ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। आकाश ने आगे बढ़कर सुनिधि का हाथ थामा और उसे नीचे उतारा। मुख्य दरवाजे पर स्वागत की रस्मों के लिए पूरा परिवार, रिश्तेदार और पास पड़ोस की औरतें लालटेन और थाली लिए खड़ी थी। सुनिधि ने रात भर के घूंघट और भारीपन से राहत पाने के लिए जैसे ही खुली हवा में सांस लेने के मकसद से अपना सिर थोड़ा ऊपर किया और घूंघट को हल्का सा पीछे सरकाया, तभी भीड़ के बीचों बीच से एक बेहद रूखी, भारी और अधिकारपूर्ण आवाज़ पूरे आंगन में गूंज उठी। अरे, पूरा पल्लू माथे पर रखो। ये कोई तुम्हारा आज़ाद मायका नहीं है जहाँ बिना लाज शर्म के बड़ों के सामने नंगे सिर घूमोगी। मर्यादा सीखो। इससे पहले कि सुनिधि को समझ पाती या संभल पाती, एक भारी हाथ बेहद तेजी से आगे बढ़ा और उसके रेशमी कसीदाकारी वाले घूंघट को उसकी नाक के नीचे तक बलपूर्वक खींच दिया गया। सुनिधि के सामने अचानक पूरी तरह अंधेरा छा गया। ये हाथ किसी और का नहीं, बल्कि उसकी जेठानी भावना का था। सुनिधि अंदर तक सन्न रह गई। उसकी आज़ाद, पढ़ी लिखी और स्वाभिमानी आत्मा को ससुराल की इस पहली ही दहलीज पर मिले क्रूर व्यवहार ने पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। परंतु अगर मेरी आंखें इस तरह भारी पल्लू में पूरी तरह ढक जाएगी तो मैं नीचे ज़मीन पर देखकर चल कैसे पाऊंगी? इतने भारी लहंगे के साथ मैं गिर जाऊंगी। सुनिधि ने अपमान के घूंट को
अंदर दबाते हुए अपनी आवाज़ को पूरी तरह संयत रखने की कोशिश की। उसने धीमे लेकिन बेहद स्पष्ट और दृढ़ स्वर में अपनी बात रखी। भावना ने अपने घूंघट के पीछे से अपने चेहरे के पाखंड को छुपाते हुए अत्यंत तीखे और व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, ससुराल के नियम कायदे और रस्में पहले ही दहलीज पर सीख लेनी चाहिए। देवरानी जी, यहाँ बड़ों के सामने इस तरह तर्क वितर्क करने और आंखें उठाकर देखने का रिवाज नहीं है। हमारी सास ने भी हमें यही सिखाया है। तभी मुख्य दरवाजे के बीचों बीच खड़ी आकाश की माँ कल्याणी 2 कदम आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर तानाशाही के सख्त तेवर साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सुनिधि को ऊपर से नीचे तक घूरती हुई नज़रों से देखा और जहरीले स्वर में बोली, तुम्हारी उस स्कूल टीचर माँ ने तुम्हें यहाँ विदा करने से पहले क्या ये भी नहीं सिखाया कि नए घर में बड़ों के सामने घूंघट कैसे रखा जाता है, या वहाँ सिर्फ आज़ादी, बड़बोलेपन और बदतमीज़ी के ही पाठ पढ़ाए गए हैं। जैसी माँ वैसी बेटी। अपनी माँ का नाम और उनका ये सरेआम अपमान सुनते ही सुनिधि के भीतर सोया हुआ स्वाभिमान का ज्वालामुखी अचानक जाग उठा। सुनिधि की आवाज़ में अब वो नाजुकपन नहीं था, बल्कि एक ऐसी कठोरता आ गई थी जिसकी उम्मीद उस घर में किसी को नहीं थी। उसने अपना सिर थोड़ा ऊंचा किया और कहा, मेरी माँ ने मुझे दुनिया के सबसे अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने मुझे खुद का सम्मान करना सिखाया है, और कृपया आप लोग मेरी माँ की परवरिश पर सवाल उठाने की ज़रूरत ना करें। सम्मान दिल में और व्यवहार में होता है, कपड़े के इस 4 इंच के टुकड़े में नहीं जो आंखों के सामने अंधेरा कर दे। पूरे आलीशान आंगन में ऐसा सन्नाटा पसर गया जैसे किसी ने कोई बम फोड़ दिया हो। रिश्तेदार और औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी। आकाश, जो अब तक एक तमाशबीन की तरह चुपचाप खड़ा सब देख रहा था, उसका पुरुषवादी अहंकार और गुस्सा अचानक भड़क उठा। उसका चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो गया। उसने सुनिधि की तरफ झपटते हुए सबके सामने चिल्लाकर कहा, सुनिधि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस लहजे में बात करने की? अभी इस घर में तुम्हारा पहला कदम भी अंदर नहीं पड़ा है और तुम अपनी ज़बान चलाने लगी हो। बदतमीज़ी बंद करो और तमीज़ सीखो। सुनिधि ने पलटकर आकाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी, गहरा दुख और एक टूटे हुए विश्वास का मिश्रण था। जिस व्यक्ति को वो अपनी पूरी ज़िंदगी सौंप कर आई थी, वो बिना पूरा मामला समझे अपनी माँ के गलत व्यवहार का पक्ष लेकर सरेआम उस पर चिल्ला रहा था। कल्याणी ने इस आग में घी डालते हुए कहा, देखा आकाश, मैंने पहले ही कहा था कि इन तलाकशुदा माँ की बेटियों का यही हाल होता है। कोई बाप का डर तो होता नहीं है, जो मन में आए बड़ों के मुंह पर बोल देती हैं, कुलच्छनी कहेगी। इस पूरे हंगामे से बेखबर घर के भीतर के बड़े से कमरे में लगे एक आलीशान पलंग पर 85 साल की दादी सास शांति देवी बैठी थी। उनके कानों ने शरीर के बाकी अंगों की तरह अब काम करना लगभग छोड़ दिया था, इसलिए बाहर दरवाजे पर चल रहे इस वैचारिक युद्ध की चीखें उन तक साफ नहीं पहुंच पा रही थी। वे अपनी धुंधली और सफ़ेद हो चुकी आंखों से बस दरवाजे के पर्दे को देख रही थी और हाथ में पकड़ी तुलसी की माला को लगातार फेर रही थी। दरअसल वे इस बात के लिए बेहद बेचैन थी कि पंडित जी द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त के भीतर ही नई बहू का गृह प्रवेश हो जाए। पंडित जी ने कहा था कि यदि मुहूर्त निकल गया तो चित्रगुप्त का लिखा हुआ कालचक्र उन पर हावी हो जाएगा और उनकी मृत्यु तय है। वे अपनी लंबी उम्र के लिए पहले ही काशी के पंडितों से कई कर्मकांड करवा चुकी थी और सुनिधि के माथे का तिल ही उनके जीने की आखिरी उम्मीद थी। अरे कल्याणी, भावना, नई बहू दरवाजे पर ही कब तक खड़ी रहेगी? कोई उसे अंदर क्यों नहीं ले आता? मुहूर्त बीता जा रहा है। मेरी छाती धड़क रही है। दादी ने अंदर से हाँफते हुए तेज़ आवाज़ लगाई। लेकिन बाहर दरवाजे पर विवाद अब एक अलग और भयानक मोड़ ले चुका था। सुनिधि ने अपने कदम पीछे खींचने से साफ इनकार कर दिया था। आकाश, अगर अपने आत्मसम्मान और अपनी माँ की इज्जत के लिए सही बात कहना बदतमीज़ी है, तो मैं ये बदतमीज़ी बार बार करूँगी। आपकी माँ को कोई हक नहीं है मेरी माँ के अतीत पर कीचड़ उछालने का, सुनिधि ने अत्यंत दृढ़ता से कहा। आकाश का धीरज और उसका गुस्सा अब नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुका था। आकाश की चीख ने जैसे घर की दीवारों को भी कपा दिया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और माथे की नसें तन गई थी। सुनिधि अपनी जगह पर अडिग खड़ी थी। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी बैंड होने का नाम नहीं ले रही थी। वो जानती थी कि
कि इस वक्त पीछे हटने का मतलब अपनी माँ के पूरे जीवन के संघर्ष और अपने स्वाभिमान को हमेशा के लिए इस घर के पैरों तले कुचल देना होगा। सुनिधि। आकाश एक कदम और आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां हवा में काँप रही थी। तुमने अभी इस घर की दहलीज के अंदर कदम भी नहीं रखा और तुम मेरी माँ को सीधे सीधे चुनौती दे रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरी माँ बदतमीज़ है। इस घर में अगर रहना है तो यहाँ के कायदे कानून और बड़ों का सम्मान सबसे पहले सीखना होगा। सुनिधि ने बिना डरे आकाश की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, सम्मान मांगा नहीं जाता आकाश, कमाया जाता है। और जहाँ तक इस घर में रहने का सवाल है, मैं यहाँ एक पत्नी और बहू का सम्मान पाने आई थी, किसी की गुलामी करने या अपनी माँ का अपमान सहने नहीं। अगर आपकी माँ मेरी माँ की परवरिश पर उंगली उठाएगी तो मैं चुप नहीं रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे इस घर के बाहर ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। अरे देखो तो जरा इसके तेवर। कल्याणी ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए ऊंचे स्वर में रोना धोना शुरू कर दिया। अभी शादी की वेदी की राख भी ठंडी नहीं हुई और ये लड़की मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ भड़का रही है। आकाश, अगर आज तूने इसे अपनी हद नहीं सिखाई तो कल को ये हम सबको इस घर से धक्का मारकर बाहर निकाल देगी। भगवान जाने कैसी कुलच्छनी को उठा लाए हम। भावना ने भी इस आग में घी डालते हुए अपने घूंघट के पीछे से तीखी आवाज़ निकाली। हाँ देवर जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे खानदान में आज तक किसी बहू ने बड़ों के सामने इस तरह जबान नहीं चलाई। हमने भी तो शादी की थी, लेकिन आज तक कभी माँ जी के सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। ये तो आते ही शेरनी बन रही है। इन तानों और अपनी माँ के आंसुओं ने आकाश के भीतर के सोए हुए पुरुषवादी अहंकार को पूरी तरह जगा दिया। उसे लगा कि अगर आज उसने सुनिधि को नहीं दबाया तो पूरे खानदान और समाज में उसकी थू थू हो जाएगी कि वो अपनी पत्नी को काबू में नहीं रख सका। उसका विवेक पूरी तरह नष्ट हो चुका था। सुनिधि, बहुत हुआ तुम्हारे ये आधुनिक नाटक, आकाश चिल्लाया। ये नाटक नहीं, मेरा हक है आकाश। सुनिधि ने भी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि आकाश का हाथ हवा में तेजी से घूमा। चटाक, एक जोरदार चाटे की गूंज पूरे आंगन में फैल गई। सुनिधि का चेहरा एक तरफ घूम गया। उसके गाल पर आकाश की उंगलियों के गहरे लाल निशान उभर आए। उसके सिर का मुकुट थोड़ा सा खिसक गया और उसकी आंखों से आंसुओं की एक मोटी धार बह निकली। पूरे आंगन में ऐसा सन्नाटा पसर गया जैसे सबकी सांसें रुक गई हो। दूर खड़े मेहमान और पड़ोसी फटी आंखों से इस दृश्य को देख रहे थे। गाल पर पड़े उस करारे थप्पड़ ने सुनिधि के केवल शरीर को नहीं बल्कि उसके भीतर के उस विश्वास को भी पूरी तरह तोड़ दिया था जिसे वो आकाश के लिए संजो कर लाई थी। थप्पड़ की मार इतनी जोरदार थी कि सुनिधि का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। भारी बनारसी लहंगे और गहनों के बोझ के कारण वो खुद को संभाल नहीं पाई। उसके पैर डगमगाए और पीछे की तरफ गिरने लगी। खुद को गिरने से बचाने के लिए उसने अपने पैरों को तेजी से पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन इसी आपाधापी में उसका पैर दहलीज पर रखे चावल और पानी से भरे भारी तांबे के कलश से जा टकराया। गृह प्रवेश के लिए रखा वो कलश सुनिधि के पैर की ठोकर से पूरी तरह उलट गया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। कलश इतनी तेजी से उछला कि वो हवा में तैरता हुआ सीधे अंदर के कमरे की तरफ गया। अंदर के कमरे में पलंग के किनारे बैठी 85 वर्षीय दादी सास शांति देवी बस बाहर के धुंधले दृश्यों को देखने की कोशिश कर रही थी। वे अपनी तुलसी की माला फेरते हुए पूरी तरह एकाग्र थी। अचानक वो भारी तांबे का कलश कमरे के दरवाजे को पार करता हुआ सीधा दादी सास के सिर के पिछले हिस्से से जा टकराया। थक, एक भारी आवाज़ हुई। कलश से सारा पानी और चावल बिस्तर पर बिखर गए। दादी सास के मुंह से एक मध्यम सी चीख भी नहीं निकली। चोट इतनी अप्रत्याशित और संवेदनशील जगह पर लगी थी कि वे तुरंत अपनी चेतना खो बैठी। उनका सिर एक तरफ लुढ़क गया और उनके हाथ से छूटकर तुलसी की माला जमीन पर बिखर गई। दादी जी, आकाश की आवाज़ सबसे पहले गूंजी। ये सुनिधि को छोड़कर अंदर की तरफ भागा। हाय दैया, इस कुलच्छनी ने तो आते ही अनर्थ कर दिया, अम्मा जी को मार डाला। कल्याणी चिल्लाती हुई अंदर दौड़ी। भावना ने अपने सिर के पल्लू की परवाह किए बिना बेतहाशा दौड़ लगाई। दादी जी, आंखें खोलिए दादी जी। पूरे घर में पल भर में ऐसा कोहराम मच गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बाहर खड़े लोग चिल्लाने लगे, देखो भाई, आते ही साक्षात काल का रूप दिखाया है इस लड़की ने। गुस्से में आकर दादी सास पर ही कलश चला दिया।
सुनिधि दीवार के सहारे खड़ी अपनी कांपती हुई हथेलियों को देख रही थी। उसका पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। गाल की जलन से ज़्यादा उसके दिल में एक भयानक तूफान उठ रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी दुर्घटना इस कदर एक भयानक अपराध का रूप ले लेगी। वो अंदर के कमरे की तरफ देखना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। कमरे के भीतर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। कल्याणी चीख चीख कर कह रही थी, पंडित जी ने सच कहा था कि अगर सही मुहूर्त में गृह प्रवेश नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन इस बड़बोली लड़की ने दरवाजे पर ही झगड़ा शुरू कर दिया और मेरी माँ जैसी सासू माँ पर कलश से वार कर दिया। बाहर खड़े मेहमानों और पड़ोसियों की कानाफूसी अब साफ साफ सुनाई दे रही थी। अरे ऐसी लड़कियां घर बसाने नहीं घर उजाड़ने आती हैं। तलाकशुदा माँ की बेटी है ना, कोई संस्कार तो सीखे नहीं। पति ने जरा सा डांटा नहीं कि सीधे बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। देखो तो ज़रा कैसी पत्थर की मूरत बनी खड़ी है, चेहरे पर कोई पछतावा ही नहीं है। सुनिधि ने अपनी नज़रें उठाई। सामने के कमरे में दादी सास बेजान सी पड़ी थी। उनका शरीर एक तरफ झुक गया था और गले की बची हुई माला ज़मीन को छू रही थी। सुनिधि को महसूस हुआ कि इस वक्त वो पूरी दुनिया में अकेली खड़ी है। कोई एक शख्स भी नहीं था जो ये देख सके कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। वो सिर्फ एक दुर्घटना थी जो आकाश के उस हिंसक थप्पड़ की वजह से हुई थी। लेकिन इस तमाशबीन दुनिया को सिर्फ तमाशा देखना था। सच से किसी को कोई सरोकार नहीं था। हड़बड़ी और अफरा तफरी के इस माहौल में अंदर के कमरे में दादी को संभालते हुए जेठानी भावना के सिर का भारी पल्लू पूरी तरह पीछे की तरफ खिसक गया था। वो पानी के छींटे दादी के चेहरे पर मार रही थी और चिल्ला रही थी। सुनिधि की नज़र उस वक्त भावना के चेहरे पर पड़ी। घूंघट हटते ही भावना का वो संस्कारी रूप पूरी तरह गायब हो चुका था। सुनिधि ने देखा कि भावना के होठों पर गहरे लाल रंग की महंगी लिपस्टिक लगी हुई थी, जो अब थोड़ी फैल गई थी। उसके चौड़े माथे पर साड़ी की मैचिंग की एक बड़ी सी चमकीली बिंदी थी। आंखों पर नीले और सुनहरे रंग का भारी आई शेडो लगा हुआ था, जो किसी पार्टी के मेकअप जैसा था। गले में सोने का एक भारी आधुनिक डिजाइन का लटकता हुआ हार था। उनका ये अति श्रृंगार प्रिय रूप देखकर सुनिधि को अंदर ही अंदर एक तीव्र घृणा का एहसास हुआ। ये वही जेठानी थी जो अभी 2 मिनट पहले दरवाजे पर खड़ी होकर सुनिधि को मर्यादा, लाशर्म और घूंघट के पीछे छुपने के संस्कार सिखा रही थी। सुनिधि को समझ आ गया था कि इस घर में परंपराएं और संस्कार सिर्फ एक मुखौटा है, जिनका इस्तेमाल दूसरों को, विशेषकर नई आने वाली बहुओं को मानसिक रूप से दबाने और उन्हें अपने नियंत्रण में रखने के लिए किया जाता है। घूंघट के पीछे छिपा ये पाखंड इस आलीशान कोठी की सबसे कड़वी सच्चाई थी। दादी की हालत देखकर सुनिधि की घबराहट भी चरम पर पहुंच गई थी। आखिरकार वे एक बुजुर्ग महिला थीं। सुनिधि अपने लहंगे को संभालते हुए अंदर की तरफ बढ़ी ताकि वो भी दादी जी को देख सके या उनकी मदद कर सके। लेकिन जैसे ही उसने कमरे की दहलीज पर अपना पहला कदम रखा, आकाश अंदर से शेर की तरह झपटा। उसने सुनिधि का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी चूड़ियाँ उसकी कलाई में झुक गई। आकाश ने पूरी क्रूरता और बेरुखी से सुनिधि को पीछे की तरफ धकेल दिया। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यहाँ आने की। जहाँ खड़ी हो वहीं अपनी मनहूस सूरत लेकर खड़ी रहो। तुम्हारी वजह से मेरी दादी का ये हालत हुई है। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आकाश की आवाज़ में नफ़रत का ऐसा जहर था जिसने सुनिधि के दिल के बचे कुचे टुकड़ों को भी राख कर दिया था। सुनिधि पीछे की दीवार से जा टकराई। उसने अपने दोनों हाथों से दीवार का सहारा लिया ताकि वो ज़मीन पर ना गिर पड़े। वो उसी स्थिति में खड़ी रह गई। उसकी आंखों से छल छल आंसू बह रहे थे। वो मन ही मन सोचने लगी कि जिस रिश्ते की शुरुआत इतने बड़े अपमान, शारीरिक हिंसा और लांछन के साथ हो रही है, उस रिश्ते में अब विश्वास या प्रेम की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। जो पति अपनी पत्नी पर शादी के पहले ही दिन हाथ उठा सकता है और बिना सच जाने उसे गुनहगार ठहरा सकता है, वो जीवन भर उसका साथ क्या निभाएगा। सुनिधि के लिए उस घर की हवा अब दम घोटने वाली हो चुकी थी। सुनिधि उसी ठंडी दीवार के सहारे टिककर खड़ी रह गई। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन सामने का दृश्य उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके लाल जोड़े की चमक इस वक्त उसे किसी कफन की तरह लग रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या इसी दिन के लिए उसने अपनी माँ की ममता, अपनी आज़ादी और अपने सपनों की आहुति दी थी। बचपन से लेकर आज तक उसने पुरुषों के जिस हिंसक और दमनकारी रूप को किताबों में पढ़ा था या अपनी माँ के अतीत की कहानियों में सुना था, आज वो साक्षात उसके सामने खड़ा था।
आकाश, जो कल तक दफ्तर में बैठकर समानता और आधुनिकता की बड़ी बड़ी बातें करता था, घर की दहलीज पर आते ही अपनी माँ और भाभी की संकीर्ण सोच का कठपुतली बन गया था। जिस व्यक्ति में इतनी समझ भी नहीं थी कि वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाने से पहले सच जान सके, वो आगे चलकर उसके जीवन का हमसफर कैसे बन सकता था। सुनिधि को समझ आ गया था कि इस कोठी को भव्यता के पीछे औरतों के आत्मसम्मान की बलि दी जाती है। यहाँ केवल वही औरत टिक सकती थी जो भावना की तरह पाखंड का मुखौटा पहन ले या कल्याणी की तरह खुद शोषक बन जाए। सुनिधि की आज़ाद रूह इस घुटन को और अधिक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। लगभग 20 मिनट के बाद संजीव शहर के एक जाने माने डॉक्टर शर्मा को अपने साथ लेकर हाँफते हुए घर के भीतर दाखिल हुए। पूरे घर में अब भी रोना धोना मचा हुआ था। डॉक्टर शर्मा ने बिना समय गंवाए सीधे अंदर के कमरे का रुख किया। कल्याणी और भावना पलंग के पास खड़ी होकर लगातार रोने का नाटक कर रही थी और बार बार सुनिधि को कोस रही थी। डॉक्टर साहब, देखिए इस कुलच्छनी को, आते ही हमारी माँ जी पर जानलेवा हमला कर दिया, कल्याणी ने आंसू बहाते हुए कहा। डॉक्टर शर्मा ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया और अपनी स्टेथोस्कोप निकालकर दादी सास की नाड़ी जांची। उन्होंने उनके सिर के पिछले हिस्से को देखा, जहां से हल्का सा खून रिस रहा था। उन्होंने तुरंत घाव को साफ किया, उस पर दवा लगाई और एक पट्टी बांध दी। इसके बाद उन्होंने दादी जी को एक एंटी शॉक और पेनकिलर इंजेक्शन दिया। तकरीबन आधे घंटे के गहन निरीक्षण के बाद जब दादी सास की सांसें सामान्य हुई तो डॉक्टर शर्मा ने राहत की सांस ली और कमरे से बाहर आए। आकाश ने घबराते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, दादी जी ठीक तो है ना? कोई गंभीर बात तो नहीं है? चिंता की कोई बात नहीं है आकाश, डॉक्टर शर्मा ने अपने हाथ साफ करते हुए कहा। चोट ऊपरी है, कोई अंदरूनी ब्लीडिंग या फ्रैक्चर नहीं हुआ है। अचानक लगी चोट और उम्र के कारण वे सदमे में आ गई थी और बेहोश हो गई। मैंने दवा दे दी है, अगले 10-15 मिनट में इन्हें होश आ जाएगा, बस इन्हें आराम करने दीजिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर पूरे परिवार ने एक गहरी और राहत की सांस ली। जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि दादी जी ठीक है, कल्याणी और भावना के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वे इस दुर्घटना के टलने का श्रेय डॉक्टर की दवा को देने के बजाय अपनी पूजा पाठ और काशी के पंडितों के अनुष्ठान को देने लगी। देखा माँ जी, हमारी काशी वाली पूजा का ही प्रताप है जो आज सासू माँ मौत के मुंह से वापस आ गई, वरना इस कुलच्छनी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भावना ने अपने चेहरे की लिपस्टिक को ठीक करते हुए ऊंचे स्वर में कहा। तभी अंदर से दादी सास के खांसने की आवाज़ आई। आकाश और कल्याणी तुरंत दौड़कर पलंग के पास पहुंचे। दादी सास ने अपनी धुंधली आंखें धीरे धीरे खोली। उन्होंने अपने सिर पर बंधी पट्टी को छुआ और कमज़ोर आवाज़ में पूछा, क्या हुआ कल्याणी, मुहूर्त निकल गया क्या? बहू कहाँ है? उसने कलश उठाया या नहीं? दादी सास को इस हालत में सिर्फ मुहूर्त और अपनी जान की चिंता थी। कल्याणी ने तुरंत उनके पैर छुए और कहा, माँ जी आप ठीक हैं, मुहूर्त के चक्कर में ही तो उस बदतमीज़ लड़की ने ये अनर्थ किया, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप बच गईं। दादी की चेतना वापस आते ही कल्याणी के भीतर का अहंकार और गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे कमरे से बाहर आई, जहां सुनिधि अब भी उसी दीवार के सहारे बेजान सी खड़ी थी। कल्याणी ने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर सुनिधि को अत्यंत घृणा से देखा और चिल्लाकर कहा, अरे अब क्या वहाँ खड़ी रहेगी महारानी? कोई इसके हाथ पकड़कर इसे अंदर लेकर आओ, बहुत तमाशा देख लिया सबने। सासू माँ को होश आ गया है, अंदर आकर उनके पैर छुओ और अपनी इस बदतमीज़ी के लिए नाक रगड़कर माफ़ी मांगो। आकाश भी अपनी माँ की आवाज़ सुनकर बाहर आया। उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन उसका अहंकार अब भी बरकरार था। उसने सुनिधि की कलाई को दोबारा जोर से पकड़ा और खींचते हुए कहा, चलो सुनिधि, अंदर चलो, अब ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। दादी ठीक है, अंदर आकर सबसे माफ़ी मांगो और गृह प्रवेश की रस्म पूरी करो। लेकिन इस बार जैसे ही आकाश के हाथ ने सुनिधि को छुआ, सुनिधि के भीतर का सारा दर्द एक भयानक बारूद की तरफ फट पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत समेटकर एक झटके में आकाश के मजबूत हाथ से अपना हाथ को छुड़ा लिया। उसकी आंखों में अब आंसुओं की लाचारी नहीं थी, बल्कि स्वाभिमान की एक ऐसी आग जल रही थी जिससे पूरी कोठी भस्म हो सकती थी। उसने 2 कदम पीछे हटते हुए पूरी दृढ़ता और एक खनकती हुई बुलंद आवाज़ में कहा, नहीं, मैं अब इस घर में एक पैर भी अंदर नहीं रखूँगी। इस चौखट को पार करना मेरे लिए अपने आत्मसम्मान, अपनी पहचान और अपनी माँ की परवरिश की हत्या करने जैसा होगा। मेरी विदाई सम्मान से हुई थी, लेकिन मेरा स्वागत जिस हिंसा और अपमान से हुआ है, उसके बाद ये घर मेरे लिए एक नरक से ज़्यादा कुछ नहीं है। सुनिधि के मुंह से ये साफ इनकार सुनकर कल्याणी और आकाश सन्न रह गए।
वहाँ खड़े रिश्तेदारों में दोबारा सुगबुगाहट शुरू हो गई। कल्याणी गुस्से से कांपते हुए आगे बढ़ी। क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे घर को नरक कहो? कैसी कुलच्छनी और बददिमाग लड़की है ये। अभी पैर भी अंदर नहीं पड़े और घर तोड़ने की बातें कर रही है। हमारे बेटे ने तुम्हें अपनाया, तुम्हारी माँ के अकेलेपन को जानते हुए भी तुमसे शादी की। यही तुम्हारी खुशकिस्मती होनी चाहिए थी। सुनिधि ने कल्याणी की आंखों में आंखें डालकर कहा। अपनाया नहीं है माँ जी, बल्कि आपके बेटे ने आज सबके सामने अपनी कायरता और पुरुषवादी अहंकार का प्रदर्शन किया है। जो पुरुष अपनी पत्नी पर शादी के पहले ही दिन बिना सच जाने सिर्फ दूसरों के उकसाने पर हाथ उठा सकता है, वो जीवन भर किसी का हमसफ़र क्या बनेगा। और जहाँ तक मेरी माँ का सवाल है, उसका नाम लेने की औकात भी नहीं है आपकी। उन्होंने मुझे स्वाभिमान से जीना सिखाया है, किसी हिंसक पुरुष के पैरों की जूती बनना नहीं। सुनिधि, अपनी जबान को लगाम दो। आकाश गुस्से में चीखा। अगर आज तुम इस घर की चौखट से बिना गृह प्रवेश के पीछे मुड़ी तो याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर कभी वापस आने की भीख मत मांगना। सुनिधि ने एक दर्द भरी लेकिन आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ आकाश की तरफ देखा और कहा, दरवाजे आपके बंद हुए हैं आकाश, मेरे नहीं। मेरी आज़ाद दुनिया के सारे रास्ते आज इस गुलामी की जंजीर से छूटने के बाद खुल गए हैं। मुझे आपके इस नरक में आने का कोई शौक़ नहीं है। सुनिधि ने जब अंतिम बार आकाश की आंखों में देखा तो उसे वहाँ केवल एक हारे हुए पुरुष का अट्टहास और अहंकार दिखाई दिया। अब वहाँ रुकना अपनी आत्मा को रोज़ थोड़ा थोड़ा मारने जैसा था। उसने अपने लहंगे के भारी घेरे को अपने दोनों हाथों में समेटा। पैरों में चुभती हुई पाजेब की परवाह किए बिना वो पीछे मुड़ी। सुनिधि, अगर आज तूने इस चौखट से बाहर कदम बढ़ाया तो याद रखना कि देवकी और तुम्हारी इस औकात को पूरा शहर जान जाएगा। कल्याणी पीछे से चीख रही थी, लेकिन सुनिधि के कानों में अब केवल अपनी माँ के संघर्षों की गूंज थी। भावना ने घूंघट से भीतर अपनी फैली हुई लिपस्टिक को पोंछते हुए कहा, जाने दीजिए माँ जी, 2 दिन मायके का सूखा राशन खाएगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। सुनिधि कोठी के विशाल मुख्य दरवाजे को पार कर खुली सड़क पर आ गई। भोर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। जहाँ आकाश के थप्पड़ के निशान अब भी तमतमा रहे थे, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस कोठी की परछाई जैसे जैसे छोटी हो रही थी, सुनिधि के भीतर की एक असीम शक्ति का संचार हो रहा था। वो आज़ाद थी, एक ऐसे नरक से जिसका अंत उसकी पहचान को मिटाकर ही होता। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सुबह की पहली किरणें अब आसमान को मुग्ध कर रही थी। सुनिधि अकेली लाल जोड़े में नंगे पैर चलती जा रही थी। रास्ते में मिलने वाले इक्का दुक्का लोग, सुबह की सैर पर निकले बुजुर्ग और मजदूर उसे फटी आंखों से देख रहे थे। एक नई नवेली दुल्हन गहनों से लदी इस तरह सुबह सुबह सड़क पर अकेली क्यों भाग रही है, ये सबके लिए कौतूहल का विषय था। लेकिन सुनिधि को इस दुनिया की नज़रों की कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, माँ ने ठीक ही कहा था, विवाह संस्था खोखली हो चुकी है। जो पुरुष अपनी पत्नी को अपनी जागीर समझता है, उसके साथ 7 जन्म तो क्या 7 मिनट बिताना भी पाप है। उसने अपने हाथों की चूड़ियों को देखा जो उसकी कलाई में चुभकर खून निकाल चुकी थी। उसने चलते चलते उन कांच की चूड़ियों को एक एक कर तोड़ना शुरू कर दिया। सड़क पर बिखरते कांच के टुकड़े जैसे उसके टूटे हुए भ्रम की गवाही दे रहे थे। वो रो नहीं रही थी, बल्कि उसके भीतर का एक दृढ़ प्रतिज्ञा आकार ले रही थी कि वो समाज के बनाए इस ढर्रे को चुनौती देगी। इधर देवकी अपने छोटे से सूने घर में बैठी कल रात की विदाई के वीडियो अपने पुराने फ़ोन में देख देकर आंसू बहा रही थी। पूरा घर बिखरा हुआ था। शादी के बर्तनों की खनक और बची हुई मिठाइयों की गंध अब भी हवा में थी। एक माँ का दिल अपनी बेटी को विदा करने के बाद जिस सूनेपन से गुजरता है, देवकी उसी दौर में थी। तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर एक जोरदार और घबराई हुई दस्तक हुई। देवकी का दिल किसी अनजानी आशंका से धड़क उठा। उन्होंने जल्दी से जाकर कुंडी खोली। सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने सुनिधि खड़ी थी, सिर का मुकुट गायब, बाल बिखरे हुए, गाल पर उंगलियों के नीले पड़ चुके निशान और पैर की उंगलियों से रिश्ता हुआ खून। सुनिधि, ये क्या हालत है तेरी? तू इस वक्त यहाँ? आकाश कहाँ है? कोई दुर्घटना हुई है क्या बेटा? देवकी ने घबराकर सुनिधि के गाल को छुआ। सुनिधि ने अपनी माँ को देखा। उनकी आंखों का बांध टूट गया। वो सीधे देवकी के सीने से लिपट गई। उसने रोते हुए सिर्फ इतना कहा, माँ, तुम्हारी चिड़िया उस सोने के पिंजरे को तोड़कर वापस आ गई है। उनके संस्कार सिर्फ औरतों को मारना सिखाते हैं माँ। देवकी ने जब बेटी की गाल पर वो निशान देखा तो उनकी आंखों में ममता की जगह एक भयानक
माँ दुर्गा का रूप जाग उठा। देवकी ने तुरंत सुनिधि को अंदर लिया, दरवाज़ा बंद किया और उसे सोफे पर बिठाया। उन्होंने सबसे पहले उसके भारी गहने और वो लाल लहंगा उतारा जो अब किसी बंधन जैसा लग रहा था। सुनिधि को अपनी पुरानी कुर्ती पहनाई और उसके पैरों के जख्मों पर हल्दी का लेप लगाया। सुनिधि ने बिना कुछ छुपाए घूंघट के विवाद से लेकर आकाश के हाथ उठाने और कलश के दादी जी को लगने की पूरी दास्तां कह सुनाई। अभी माँ बेटी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि पड़ोस की शकुंतला चाची और कुछ दूर के रिश्तेदार जो शादी के बाद देवकी के घर पर ही रुके हुए थे, कमरे में आ धमके। सुनिधि को इस हालत में देखकर उनके चेहरों पर सहानुभूति के बजाय एक अजीब सा तीखा रस आ गया। अरे देवकी, ये क्या अनर्थ सुन रहे हैं? बहू दरवाजे से लौट आई, पूरा मोहल्ला बातें कर रहा है। सुनिधि बेटा, पुरुष का गुस्सा तो थोड़ी देर का होता है, 4 बातें सह लेते तो क्या हो जाता। अब इस उम्र में समाज क्या कहेगा? तलाकशुदा माँ की बेटी खुद भी पहले ही दिन वापस आ गई। शकुंतला ने अपनी जीभ पर हाथ रखते हुए कहा। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के ताने सुनकर सुनिधि कुछ बोलती उससे पहले ही देवकी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उनके चेहरे पर वो सदियों पुरानी लाचारी गायब थी जो एक अकेली माँ के चेहरे पर अक्सर देखी जाती है। उन्होंने शकुंतला और उन रिश्तेदारों की तरफ अपनी उंगली उठाई और गरजती हुई आवाज़ में कहा, बस एक शब्द भी मेरी बेटी के खिलाफ और मत बोलना। 20 साल पहले मैं चुप रह गई थी जब मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया था। मैंने समाज के डर से सब सहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मुझे और मेरी मासूम बच्ची को सड़क पर छोड़ दिया। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा था, लेकिन मेरी बेटी कायर नहीं है। उसने अपने आत्मसम्मान को चुना है। अगर किसी मर्द का हाथ उठाना उसका हक है तो ऐसे मर्द की परछाई भी मेरी बेटी के सिर पर नहीं पड़ने दूंगी। आप सब लोग इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकलिए। देवकी का ये रौद्र रूप देखकर शकुंतला और रिश्तेदारों के चेहरे फक पड़ गए। वे बुदबुदाते हुए बाहर निकले। देख लेना, माँ जैसी ही कुलच्छनी निकली। अब पूरी जिंदगी दोनों माँ बेटी इस घर सूने घर में चक्की पीसना। उनके जाते ही देवकी ने सुनिधि को अपने गले से लगा लिया और कहा, बेटा मुझे गर्व है कि तूने वो सहन नहीं किया जो मैंने किया था। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ खड़ी है। उधर कोठी के मुख्य कक्ष में पसरा सन्नाटा किसी भारी अमंगल की सूचना दे रहा था। दादी सास को होश आ चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर वो तेज नहीं था जो कभी हुआ करता था। डॉक्टर के जाने के बाद कल्याणी पलंग के पास बैठी और संजीव तथा भावना की तरफ देखकर बड़बड़ाने लगी। देखा तुम सबने, उस लड़की की हिम्मत तो देखो। दरवाजे से पैर पीछे खींच लिए उसने। हमारे खानदान की नाक काट कर चली गई। समाज में लोग क्या कहेंगे कि अमरनाथ के छोटे बेटे की बहू पहले ही दिन घर छोड़कर भाग गई। आकाश कमरे के कोने में खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके दिमाग में बार बार सुनिधि का वो जलता हुआ चेहरा और उसकी खनकती आवाज़ गूंज रही थी। आपके बेटे ने आज सबके सामने अपनी कायरता और पुरुषवादी अहंकार का प्रदर्शन किया है। उसे पहली बार अपने किए पर एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन उसका पुरुषवादी अहंकार उसे ये मानने की इजाज़त नहीं दे रहा था कि गलती उसकी थी। भावना ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी सास के कान भरने शुरू किए। माँ जी, मैं तो पहले ही कह रही थी, तलाकशुदा औरत की बेटियाँ ऐसी ही बेलगाम होती हैं। उसे लगा होगा कि हमारे घर में भी वो अपनी माँ की तरह राज करेगी। अच्छा हुआ जो चली गई, वरना रोज़ का यही ड्रामा होता। आप चिंता मत कीजिए, 2 दिन में जब उसकी माँ के घर का चूल्हा ठंडा होगा तो अपने आप पैर पटकती हुई आएगी। संजीव ने भी सिर हिलाते हुए सहमति जताई। हाँ आकाश, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। आजकल की लड़कियां 2 अक्षर पढ़ क्या लेती हैं, बड़ों को कुछ समझती ही नहीं हैं। उसे अपनी औकात समझ में आनी चाहिए। लेकिन उस आलीशान कोठी की भव्यता के पीछे जो खोखलापन था वो अब खुलकर सामने आने लगा था। नौकर चाकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे और पड़ोस के घरों में अमरनाथ के परिवार के उच्च संस्कारों की धज्जियां उड़ने लगी थी। कोठी की वे दीवारें जो कभी अहंकार से ऊंची खड़ी थी, अब एक अनजाने पतन की ओर बढ़ रही थी। मायके वापस आने के बाद सुनिधि और देवकी के लिए जीवन बिल्कुल आसान नहीं था। सुबह होते ही पड़ोस की औरतें दूध लेने के बहाने या सिर्फ तमाशा देखने के लिए उनके घर के चक्कर काटने लगती थी। सब्जी वाले से लेकर दूध वाले तक हर किसी की नज़रों में एक अजीब सा कौतूहल और संशय होता था। देखो भाई, देवकी ने बड़े नाजों से पाला था अपनी बेटी को, शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाया और नतीजा क्या निकला। शादी के पहले ही दिन मुंह उठाकर वापस आ गई। मोहल्ले के चौराहे पर लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। एक दोपहर सुनिधि कमरे में बैठी अपनी किताबों को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कमज़ोरी के नहीं बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ थे जिसने उसे गुनहगार बना दिया था।
देव की कमरे में आए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, लोग बातें करेंगे, उनका काम ही यही है। जब मैंने तुम्हारे पापा से अलग होने का फैसला किया था तब भी समाज ने मुझे जीने नहीं दिया था, लेकिन तुम्हें मजबूत बनना होगा। सुनिधि ने अपनी माँ की तरफ देखा और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मैं इन तानों के आगे घुटने टेकने वाली लड़की नहीं हूँ। उन्होंने मुझे कुलच्छनी कहा है ना, अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि एक आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी औरत की असली ताकत क्या होती है। मैं कल से ही अपने दफ्तर दोगुनी ताकत के साथ जाऊंगी। अगले ही दिन सुनिधि ने अपनी सबसे बेहतरीन कपड़े पहने और आंखों में काजल लगाया और अपने चेहरे पर उसी आत्मविश्वास को वापस लाकर दफ्तर के लिए निकल पड़ी। मोहल्ले के लोग उसे देखते ही रह गए। दफ्तर पहुंचकर उसने अपने काम में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। उसने कंपनी के नए और बड़े प्रोजेक्ट के लिए दिन रात एक करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी सफलता ही समाज और आकाश के परिवार के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा होगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, आकाश के भीतर का गुस्सा शांत हो रहा था और उसकी जगह एक गहरे खालीपन और आत्मग्लानि ने ले ली थी। दफ्तर में उसका मन नहीं लगता था। जब भी वो अपने कैबिन में बैठता, उसे सुनिधि की वो आखिरी नज़र याद आती जिसमें नफरत से ज़्यादा एक टूटा हुआ भरोसा था। एक शाम आकाश दफ्तर से घर लौटा तो उसने देखा कि घर में फिर से वही घूंघट और पाखंड का माहौल चल रहा था। भावना बड़ों के सामने तो नाक तक घूंघट खींचकर चल रही थी, लेकिन पीठ पीछे सास की बुराई नौकरों से कर रही थी। आकाश को पहली बार सुनिधि की बात याद आई। सम्मान दिल में और व्यवहार में होता है, कपड़े के इस 4 इंच के टुकड़े में नहीं। वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, क्या हमने सुनिधि के साथ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती नहीं कर दी थी? उस दिन गलती मेरी भी थी, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कल्याणी ने चाय का कप पटकते हुए कहा, आकाश, तू उस लड़की के जादू में आ गया है क्या? उसने दादी माँ का सिर फोड़ दिया, पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, और तू यहाँ उसकी तरफदारी कर रहा है। अगर वो वापस आना चाहती है तो उसे खुद आकर यहाँ नाक रगड़नी होगी। आकाश चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसने अलमारी खोली जहाँ सुनिधि की कुछ चीज़ें और शादी की तस्वीरें रखी थी। उसे एहसास हुआ कि सुनिधि कोई आम लड़की नहीं थी जो इस अपमान को सहकर चुप बैठ जाती। उसके भीतर का पुरुषवादी अहंकार अब धीरे धीरे रह रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अनमोल पूंजी को अपने ही हाथों से खो दिया था। 2 महीने का समय बीत चुका था। सुनिधि की मेहनत रंग लाई और उसे कंपनी में प्रोजेक्ट हेड के रूप में प्रमोट कर दिया गया। पूरे शहर के कॉरपोरेट जगत में उसके नाम की चर्चा थी। जब आकाश को ये खबर मिली तो उसका बचा कुचा अहंकार भी पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि सुनिधि को उसकी या उसके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अपने दम पर अपना मुकाम हासिल कर रही थी। एक शाम आकाश ने अपनी माँ और भाभी की मर्जी के खिलाफ जाकर देवकी के घर जाने का फैसला किया। वो अपनी गाड़ी चलाकर उस छोटे से मोहल्ले में पहुंचा। गाड़ी की आवाज़ सुनकर पड़ोस के लोग खिड़कियों से झांकने लगे। आकाश ने देवकी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा देवकी ने खोला। सामने आकाश को खड़ा देखकर उनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक चट्टान जैसी दृढ़ता थी। नमस्ते माँ जी, मैं सुनिधि से मिलने आया हूँ, आकाश ने हाथ जोड़कर बेहद धीमे और विनीत स्वर में कहा। देवकी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, आकाश, इस घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है, लेकिन अगर सुनिधि तुमसे बात करना चाहती है तो मैं उसे नहीं रोकूंगी। सुनिधि अंदर के कमरे में से बाहर आई। उसने साधारण सी कुर्ती पहन रखी थी, बाल सलीके से बंधे थे और उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो केवल एक विजेता के चेहरे पर होती है। आकाश उसे देखता ही रह गया। सुनिधि, मुझे माफ़ कर दो। आकाश ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुनिधि एक कदम पीछे हट गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं माँ और भाभी के बहकावे में आ गया था। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम वापस चलो, मैं तुम्हें अलग फ्लैट में रखूँगा। तुम्हें कोई घूंघट नहीं करना पड़ेगा, कोई पाबंदी नहीं होगी। सुनिधि ने आकाश की तरफ देखा और एक ठंडी गरिमामयी मुस्कान के साथ कहा, आकाश, बात सिर्फ घूंघट की या अलग घर की नहीं है, बात उस सोच की है जो तुम्हारे भीतर बसी हुई है। तुमने उस दिन सिर्फ मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, बल्कि एक औरत के वजूद को कुचला था। तुमने ये साबित किया था कि तुम्हारे लिए समाज और तुम्हारी माँ का झूठा अहंकार मेरी इज्जत से ज़्यादा कीमती है। जो रिश्ता पहले ही दहलीज पर ढह गया हो, उसकी राख पर दोबारा विश्वास का महल नहीं खड़ा किया जा सकता। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, क्योंकि नफ़रत रखना भी एक रिश्ता होता है, लेकिन मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगी। आकाश ने सुनिधि की आंखों में देखा और समझ गया कि वो उस आज़ाद परिंदे को दोबारा उस सुनहरे पिंजरे में कभी नहीं ला पाएगा।
उसका अहंकार पूरी तरह आत्मसमर्पण कर चुका था। वो भारी और हारे हुए कदमों से बाहर निकल गया। आकाश के जाने के बाद देवकी ने मुख्य दरवाजे की सांकल चढ़ा दी। घर के भीतर एक ऐसी शांति और सुकून था जिसकी तलाश वे दोनों माँ बेटी बरसों से कर रही थी। सुनिधि खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर आसमान में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और उसकी लालिमा पूरे शहर को एक नई रोशनी से सराबोर कर रही थी। पड़ोस की शकुंतला चाची, जो बाहर खड़ी तमाशा देख रही थी, आकाश की गाड़ी को जाते देख बुदबुदाई, देखो भाई, दामाद खुद लेने आया था, फिर भी लड़की ने लात मार दी। अब पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी। सुनिधि ने उन बातों को सुना, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि दया की मुस्कान थी। वो मुड़ी और उसने अपनी माँ देवकी का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। देवकी की आंखों में अपनी बेटी के लिए गर्व के आंसू थे। सुनिधि ने बेहद भावुक और बुलंद आवाज़ में कहा, माँ, तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले काटी है, इस समाज के तानों को सहा है, सिर्फ मुझे इस काबिल बनाने के लिए कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। तुमने मुझे जो संस्कार दिए, उसी की बदौलत आज मैं उस नरक से सही सलामत बाहर आ पाई हूँ। सारी उम्र तुमने मुझे सहारा दिया है माँ, अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी, तुम्हारा गौरव बनूंगी। हमें किसी पुरुष के नाम की ज़रूरत नहीं है अपनी पहचान साबित करने के लिए। देवकी ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। आज सुनिधि ने यह साबित कर दिया था कि विवाह कोई ऐसा बंधन नहीं है जिसके लिए किसी औरत को अपने आत्मसम्मान, अपनी माँ के सम्मान और अपनी आत्मा की बलि देनी पड़े। माँ बेटी का ये छोटा सा स्वाभिमानी संसार उस आलीशान कोठी के खोखले पाखंड से 1000 गुना ज़्यादा सुंदर, सच्चा और सम्मानित था। नए सवेरे की किरणें उनके आंगन को एक नई उम्मीद और असीम स्वतंत्रता से आलोकित कर रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।